Okay, I'm live. Good morning, students. Let me do this slide share. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लीडरशिप पढ़ा था, आज हम फॉलोअरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, लीडरशिप के बाद लीडर्स लीड करते हैं, और लीडर्स किसको लीड करते हैं? फॉलोअर्स को लीड करते हैं। तो फॉलोअरशिप क्या है? ये एक वाइटल और एक प्राइवेटल कंपोनेंट है ऑफ लीडरशिप। ठीक है, जहां फॉलोअरशिप फेलियर होगा, ऑब्वियसली अगर फॉलोअर्स एक लीडर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, एक फॉलोअर अगर फॉलो नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द लीडर, तो ऑब्वियसली फॉलोअरशिप इज आल्सो अ फेलियर एंड दैट विल आल्सो लीड टू द फेलियर ऑफ द लीडरशिप। सो इफ आप जैसे बोलते हैं हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन का सपोर्ट होता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल लीडर के पीछे उसके सक्सेस का मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसके फॉलोअरशिप्स। ठीक है, वो फॉलोअर्स कैसे है, वो फॉलोअर्स उसके बात को मानते हैं कि नहीं, उनके मोरल कैसा है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं अपने लीडर्स से, वो अपने लीडर के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि नहीं। ऑल दिस कंपोनेंट्स कम अंडर द फॉलोअरशिप। ठीक है, फॉलोअरशिप कैन ऑल्सो कॉल्ड एज शैडो ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का एक शैडो है, but there are no leaders without followers and no followership without good leadership। ठीक है, फॉलोअरशिप तभी एक गुड लीडरशिप तभी बन पाएगा जब एक अच्छा फॉलोअरशिप होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है एक गुड फॉलोअरशिप का? कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी अगर लो होगी तो एक अच्छा लीडरशिप नहीं होगा, राइट? एक पुअर वर्क एथिक होगा तो इससे अच्छा लीडरशिप नहीं हो सकता है। अगर उनके मोरल डाउन है, वो डीमोटिवेटेड है, उनको काम करने में मन नहीं लगता है, देन आल्सो इट विल लीड टू अ फेलियर ऑफ लीडरशिप। तो इस काइंड ऑफ अनसैटिस्फाइड कस्टमर्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अननेसेसरी कॉस्ट, डिग्रेडेड क्वालिटी, वीक कॉम्पिटिटिवनेस, ये सारे को इस सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक फॉलोअरशिप का सिग्निफिकेंस है कि एक अच्छा फॉलोअरशिप तभी बन सकता है जब ये जो लो प्रोडक्ट वर्क एथिक है, लो मोरल, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम गोल्स, दीज ऑल कैन बी ओवरकम थ्रू अ गुड लीडरशिप प्रोग्राम। ओके, तो क्वालिटीज क्या होते हैं गुड फॉलोअर के? वो स्किल एंड कॉम्पिटेंट होते हैं। जो जो उनके लीडर्स बता रहे हैं वो उसको मान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। जो भी टास्क कैरी आउट करने के लिए कहा गया है वो लीडर के अकॉर्डिंग उस चीज को मान रहे हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ द स्किल इज प्रीरिक्विजिट टू कैरिंग आउट द टास्क डायरेक्टेड बाय द लीडर। द फॉलोअर कैन नॉट फॉलो प्रॉपरली अनलेस competent and trained at the task that is given by the leader। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस लाने के लिए कहा गया है बाय अ लीडर टू हिज और हर फॉलोअर, अगर उसके पास सॉफ्टवेयर चेंज करने का जो क्वालिटी है, जो स्किल है, जो कॉम्पिटेंसीज है, वही अगर उसके पास नहीं होगे, देन हाउ कैन ही कैन फॉलो द लीडर? ओके, सो ही कांट कंप्लीट हिज वर्क इन द प्रॉपर टाइम, इन द प्रॉपर वे। सो फॉर बीइंग अ गुड फॉलोअर, एक अच्छा फॉलोअर होने के लिए आपके पास स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए। ठीक है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ लीडर टू एंश्योर दैट फॉलोअर्स आर ट्रेन्ड, अपडेटेड एंड कॉम्पिटेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखना कि उसके अंडर जो भी है, उसके जो भी फॉलोअर्स है, all those all are competent, they are trained, they are updated to the latest technology, latest work, and they form a good workforce। okay, नेक्स्ट इज गुड लिसनर। जो एक फॉलोअर होते हैं वो एक गुड लिसनर होते हैं, मतलब वो सुनते हैं, बात को समझते हैं, उसको ग्रैप्स करते हैं, उस मैसेज को ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है,
One of the main quality of a follower is a good capability to listen effectively, because only a good listener can interpret what message is given to him or her and what duties are expected from him, and only then he can deliver according to the expectations. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर एक लीडर होते हैं और स्टूडेंट्स उनके फॉलोअर्स होते हैं. अगर टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है और उसका प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बताया है कि किस पेपर में करना है, कैसे करना है, तो उस एक फॉलोअर की ड्यूटी है कि टू लिसन व्हाट द लीडर इज सेइंग और व्हाट द लीडर इज आस्किंग टू डू. ठीक है, तो एक फॉलोअर की क्वालिटी होती है कि ही और शी शुड बी अ गुड लिसनर, ही और शी शुड jot down the points, should interpret the message properly in order to do the his or her work properly. ठीक है. नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग. ऑब्वियसली एक फॉलोअर को हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है. एक हार्ड वर्कर वही होता है जो कंसिस्टेंट होता है, अपने काम को बिना रुके करते रहता है, और साथ ही साथ अगर कभी कोई फेलियर आ रहा है तो उससे ओवरकम करने का जो जज्बा है वो भी उसके पास होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव. उसके पास एक फॉलोअर, एक अच्छा फॉलोअर तभी होता है जब ही नोस और ही हैज द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स. टीम में वर्क करना, टीम में टास्क कंप्लीट करना, सुपरवाइजर और लीडर के अंडर जो जो फॉलोअर्स है उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करना, दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ गुड फॉलोअर. नेक्स्ट इज फेयर डिस्क्रिशन. फेयर डिस्क्रिशन मतलब जो फॉलोअर्स है वो अंधे नहीं है कि कौन से डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है, किस वे में सोचना है. वो अंधों की तरफ लीडर्स के पीछा नहीं कर रहे. लाइक अगर लीडर ने बोला है कि कुएं में कूद जाओ तो वैसे नहीं कूद रहे. उनको पता है कि सही और गलत क्या है, व्हाट इज द सोसाइटल नॉर्म्स, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स. ठीक है, ये सब मैं लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ, फिर भी आपके डाउट्स थे इसलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड. ही और शी शुड बी अ सेल्फ मोटिवेटेड एज अ फॉलोअर. ठीक है. Followers, good followers are enthusiastic and have a driven to meet the team and organizational goals. उसका एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए. How I can contribute towards my organization, how I should focus for the organizational goals. ठीक है. So he should be self motivated for that. नेक्स्ट इज लॉयल्टी. एक लॉयल्टी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो दूसरे लीडर के ग्रुप में जाकर पीठ पीछे कुछ दूसरी बातें कर रहा है. तो एक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अलायंस होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुवर्ड्स द लीडर. ठीक है. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फॉलोअरशिप. और इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ अ इफेक्टिव लीडरशिप. जैसे कि हर एक घर की नींव होती है, वैसे ही एक लीडरशिप quality which is one of the component of directing function of management. उसमें जो लीडर फॉलोअरशिप है वो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द लीडरशिप. ठीक है, वो नींव है लीडरशिप की. अगर एक अच्छा फॉलोअरशिप नहीं होगा तो अच्छा लीडरशिप भी नहीं होगा. एक ग्रेट लीडर तभी होता है जब उसके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं. ठीक है. Effective followers have to courage to accept responsibility, challenge authority, participate in change, and serve the needs of the organization. Effective followers जो है वो उनके पास courage होता है कि जो responsibility है उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ, जो भी challenges आ रहे हैं उसको मैं tackle कर रहा हूँ, जो भी changes आ रहे हैं in the environment, whether micro environment, macro environment, जो भी changes आ रहे हैं उसको मैं अडेप्ट कर रहा हूँ, उस चेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और जो ऑर्गेनाइजेशनल के नीड्स है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ. that makes a effective follower. Okay. Next is without followers there are no leaders. For any project or organization to be succeeded, there must be people who willingly and effectively follow. एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करने के लिए अच्छा लीडरशिप चाहिए. एक अच्छे लीडर्स होने के अगर अच्छा लीडर्स है तो इसका मतलब अच्छा फॉलोअर्स भी होना चाहिए, बिकॉज विदाउट फॉलोअर्स देयर आर नो लीडर्स. ठीक है. लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप आर द फंडामेंटल रोल्स दैट इंडिविजुअल शिफ्ट इनटू एंड आउट ऑफ अंडर वेरियस कंडीशंस. लीडरशिप और फॉलोअरशिप एक ऐसा फंडामेंटल रोल्स है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. मतलब एक ही इंसान कभी फॉलोअरशिप का भूमिका निभाते हैं, कभी लीडरशिप की लीडर की भूमिका निभाते हैं. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ जो
फंडामेंटल रोल्स है, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी है, ठीक है। तो और मे बी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। इन द मिडिल मैनेजमेंट, जो मिडिल मैनेजमेंट के मैनेजर्स है वो फॉलोअर है एज वेल एज लीडर है। लीडर कैसे, वो जो लोअर मैनेजर्स है, लोअर मैनेजमेंट के वर्कफोर्स है, उनके वो लीडर्स है एंड एज वेल एज दे आर फॉलोअर्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो वैसे ही विद इन द डिपार्टमेंट्स, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक हर एक इंसान, ऑलमोस्ट 95% पीपल आर बोथ फॉलोअर्स एंड अ लीडर्स, ठीक है। Everyone, leaders included, is a follower at one time or another. किसी ना किसी वक्त हर एक इंसान लीडर एज वेल एज फॉलोअर दोनों होते हैं, या फिर कभी लीडर कभी फॉलोअर होते हैं, ठीक है। Indeed, most individuals, even those in positions of authority, have some kind of boss or supervisor. हर एक इंसान का कोई ना कोई बॉस और सुपरवाइजर है, unless the owner or the owner or the board of directors. Even board of directors are also answerable to the shareholders, to the other investors and other stakeholders, ठीक है। तो हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय per se in an organization are on the role of both leader and followership at one time or any other time, okay। Now let's move to the another topic, which is the organization wide leadership. Organization wide leadership मतलब कि organizational leadership क्या होता है, organization में leadership क्या होता है, ठीक है। Leadership qualities need to be developed organization wide to inculcate a sense of initiation and innovation. It's the duty of the organization to inculcate, to develop, to create a sense of initiation and innovation among the employees of the organization. मतलब कि जो organization है, जो top management है और the board of directors है और the owners है, उनको एक organizational wide एक ऐसा सेंस ऑफ इनिशिएशन, एक इनोवेशन इनकलकेट या फिर इन्फ्यूज करवाना चाहिए उनके एम्प्लॉयज में, ताकि एक लीडरशिप क्वालिटी एनहांस हो या लीडरशिप क्वालिटी निखर के बाहर आए, ठीक है। Organization leaders combine business understanding with their roles as future visionaries and forward thinkers who lead broad initiatives using integrity and ethics. जो ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स है वो क्या करते हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत उनकी अच्छी होती है, बिजनेस का क्या मिशन है, क्या विजन है, उसको कैसे स्ट्रैटेजिकली वी कैन प्लान टू क्रिएट अ ग्रेटर मार्केट प्लेस, ग्रेटर मार्केट शेयर, उसके बारे में सोचते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट्स को सोचते हैं, वो दूर का सोचते हैं, वो फार साइटेडनेस होते हैं, ठीक है, दूर का सोचते हैं, उनके अंदर इंटीग्रिटी होती है, एथिक्स होता है, उनकी विजनरी बहुत अच्छी होती है, दे ऑलवेज थिंक फॉरवर्ड थिंकिंग, ठीक है, वो अभी का नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स, ठीक है। Organizational leadership is a management approach in which leaders help set strategic goals for the organization while motivating individuals within the group to successfully carry out assignments in service to those goals. Organizational leadership क्या है? ये एक management approach है जहां पर जो leaders है वो strategic goals create करते हैं। strategic goals क्या होता है? strategic goals जिसमें एक long term vision, mission, एक better understanding of the business functions, forward thinking, future visionaries, these kind of things are there in the strategic goals, ठीक है। According to the different pestle analysis और आपके माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट के जो एनालिसिस, इन सबको देखकर जो गोल सेट किया जाता है और उसको अचीव करने का जो जरिया है, those qualities are done by the organizational leaders, ठीक है। सो ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है जहां पर लीडर्स एक स्ट्रैटेजिक गोल सेट करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स, जो बाकी इंडिविजुअल्स है उनको साथ ही साथ मोटिवेट करते रहते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। Organizational leadership is about leading and managing individuals toward achieving a strategic organizational goal, ठीक है। So it is a change agent. एक change agent मतलब वो changes ला रहे हैं, जो भी environment में change है उसको पहले वो adopt कर रहे हैं as a organization leader
and then he or she is motivating the other employees, other leaders, other followers to inculcate that change in themselves, to think future visionary, to become the future visionaries, to think to think like a forward thinker. ठीक है, इस टाइप के चेंज वो लाते हैं, मतलब जो भी चेंजेस है उसको अडॉप्ट करने के strategic goals create करते हैं. So he or she is a change agent, someone who sees the big picture but also understands the processes or steps to making change happen. जो चेंजेस आए हैं उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है उसको. फॉर एग्जांपल जैसे ये कोविड का वेव आया था, पैंडेमिक आया था, तो अचानक से सारे इंडस्ट्रीज सब बंद हो गए, एंड दैट शिफ्ट हैज एंड all the things, whether that is education or instead of hospitality, all the services, even industries, goods, सब कुछ एक ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया था. ठीक है, तो ऑनलाइन में शिफ्ट होने की वजह से बहुत ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जिनको कंप्यूटर्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, फंक्शनिंग के बारे में पता नहीं चलेगा. तो ये जो एक चेंज आया था, तो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स वही होते हैं जो चेंज को जल्दी से अडॉप्ट कर पाएंगे, जल्दी से अपने जो एम्प्लॉयज है उनको उस चेंज को हैपन करने में, प्रोसेस करने में उनको मोटिवेट कर पाएंगे, उस चेंज का एक बड़ा पिक्चर देखेंगे. फॉर एग्जांपल बड़ा पिक्चर मतलब कि आज से 1 साल बाद भी ये हो सकता है, तो वो घर में सबको लैपटॉप प्रोवाइड कर दे रहे हैं. उनको पता है कि शॉर्ट टर्म नहीं है कि मोबाइल फोन से ही चल जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे अमेजोन, गूगल, IBM, वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को घर पर ही थ्रू कोरियर सर्विसेज, लैपटॉप एंड अदर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं. एक रिक्लाइनर चेयर एंड अ टेबल, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक हैज टू बी सस्टेन फॉर 1 to 2 years मिनिमम. सो एक ऑर्गेनाइजेशन लीडर वही है जो चेंज एजेंट है, जो एक बड़ा विजन देख पा रहे हैं, जिनका एक स्ट्रैटेजिक गोल्स को समझ पा रहे हैं. ठीक है, skills and the mindset of organizational leadership according to Ellington include. एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में क्या क्या एसेंशियल स्किल्स एंड माइंडसेट्स होते हैं. सबसे पहले कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और डिसीजन मेकर होते हैं. नेक्स्ट, वो कम्युनिकेट उनको इफेक्टिवली करना आता है, साथ ही साथ वो अच्छे लिसनर भी है. ठीक है, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो अ गुड कम्युनिकेटर. साथ ही साथ दे आर रिलेशनशिप एंड टीम बिल्डर. ठीक है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विद द इन्वेस्टर्स, विद द अदर स्टेक होल्डर्स, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स. ठीक है, एक फीडबैक लिया जा रहा है उनसे, एक प्रोसेस को समझा जा रहा है, साथ ही साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड किया जा रहा है, इंक्लूडिंग डेवलपिंग लीडरशिप पोटेंशियल इन अदर्स टू बाय मोटिवेटिंग देम. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग फ्यूचर इनोवेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज. फ्यूचर इनोवेशंस को ध्यान दे रहे हैं, क्या क्या इनोवेशंस लाया जा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी, इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ये सब इनोवेशंस, फ्यूचर इनोवेशंस, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उसको कैसे टैप करना है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को एनालाइज कर पाते हैं. दीज आर द स्किल्स एंड माइंडसेट्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन लीडर. ठीक है, साथ ही साथ ही हैज अ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स. साथ ही साथ वो स्ट्रैटेजिकली भी सोच रहे हैं, सिस्टम वाइड भी सोच रहे हैं, एंड हॉलिस्टिकल सोच रहे हैं. हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब होलसम अप्रोच, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को के बारे में सोच रहे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर नहीं सोच रहे, एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ है, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजनरी के साथ है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू शेयर इन दैट विजन टू. जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है वो स्प्रेड करे, वो सबको शेयर करे कि हम आज से 3 साल बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर फ्रॉम 48% टू 60% हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं. तो इसके लिए हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स ये. तो ये वो कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉयज को, अदर मेंबर्स को, ताकि उनको इंस्पायर कर सके टू अचीव दैट विजन, दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. Okay, is that clear? Next we will come to our next topic, that is communication. ठीक है, जैसे डायरेक्टिंग में सुपरविजन होता है, कंपोनेंट्स,
मोटिवेशन होता है, आपका भी कम्युनिकेशन होता है एंड लीडरशिप होता है। ये 4 वाइटल कंपोनेंट्स है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, जो जिसमें सुपरविजन इज नॉट इन योर सिलेबस बट कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप इज इन योर सिलेबस। तो अभी तक हमने लीडरशिप कंप्लीट कर लिया एंड नाउ वी विल डू द कम्युनिकेशन एंड देन मोटिवेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है एक एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ कोई टॉपिक, तो दैट इज अ कम्युनिकेशन। आप वहां बैठकर समझ रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं and you are also communicating through the message box, through the chat box, that is also a communication. किस टाइप का कम्युनिकेशन है, कैसा कम्युनिकेशन है, we will discuss later on. ठीक है, it is a process of creating and sharing ideas, information, views, facts, feelings, etc. among the people to reach a common understanding. एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को शेयर करने के लिए एक प्रोसेस है, किसको? टू शेयर द आइडियाज। जो मेरे आइडियाज मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, या फिर कोई इंफॉर्मेशन है जैसे दिस चैप्टर कम्युनिकेशन, वो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज शेयरिंग एंड क्रिएटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे अगर इस पर कोई व्यूज है वो मैं आपको बता रही हूँ, या आप मुझे कोई व्यूज बता रहे हो या फैक्ट्स बता रहे हो, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। एंड इन कम्युनिकेशन देयर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर आप इमोशंस, कोई रो रहा है उस सबको पता चल रहा है कि क्या वो उदास है, he or she is feeling sad, or he or she is extremely sad, that is why he or she is crying. So आपको जेस्चर से, फीलिंग से आपको पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान या सामने वाला ह्यूमन बीइंग क्या फील कर रहा है। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। कम्युनिकेशन इज अ की टू द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया था, कम्युनिकेशन के 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज सुपरविजन, सॉरी नॉट कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स है, दैट इज कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन योर सिलेबस बेसिकली आपके सिर्फ इम्पोर्टेंस है और कम्युनिकेशन क्या होता है ये है। ठीक है, सो मैं फिर भी आपको बाकी सब कुछ इन ब्रीफ में पढ़ा दे रही हूँ, ताकि आपको बेसिकली कंसेप्ट आपको पता चले, या फिर आपने अगर पहले पढ़ा होगा अपने 11th 12th BSc में, then you have the revision of that. ठीक है, तो पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर मैं हिंदी या फिर इंग्लिश यूज कर रही हूँ टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, what I want to teach you, what the subject is, what is the topic, इसको मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ थ्रू द स्पीच और रिटन और साइन लैंग्वेज। अगर मैं साइन लैंग्वेज से बात बता रही हूँ आपको, जैसे अगर मैं नमस्ते कर रही हूँ, तो अगर मैं मुंह से भी नमस्ते ना बोलूं तब भी आपको समझ में आएगा कि मैं नमस्ते बोल रही हूँ, दैट इज आई एम ग्रीटिंग समवन। ओके, या फिर मैं स्पीच बोल के अगर मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, दैट इज ऑल्सो ग्रीटिंग। या फिर मैं चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग लिख देती हूँ, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करके आप अपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू स्पीच, रिटन और साइन लैंग्वेज। वर्बल कम्युनिकेशन में 2 चीज आती है, एक रिटन कम्युनिकेशन एंड एक ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कहाँ क्या होता है? जहां पर इंटरेक्शन होता है थ्रू द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, जहाँ स्पोकन लैंग्वेज यूज किया जाता है, स्पोकन वर्ड्स से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ईदर फेस टू फेस और ओवर फोन, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। वेयरएज रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर आप वर्ड्स से आप कुछ लिख रहे हैं, लाइक सर्कुलर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, अल्फाबेटिकली फॉर्म इन एनी लैंग्वेज। आप अल्फाबेटिकली फॉर्म में थ्रू सर्कुलर्स, ईमेल्स, टेक्स्ट, चैट बॉक्स, एनीथिंग आप अगर लिखकर किसी को कम्युनिकेट करें, दैट इज द रिटन कम्युनिकेशन। अनदर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर आप अपने आईज, बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर,
फेशियल एक्सप्रेशंस, इससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने सिर्फ अगर मैं यहाँ हंस रही हूँ, देन यू माइट फील दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है। सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मेरे जेस्चर से आपको पता चल रहा है, या फिर मैं आज बहुत गुस्से में हूँ और मैं ऐसे एकदम लाल होकर ऐसे ऐसे करके बैठी हूँ, देन यू विल रियलाइज दैट यस समथिंग हैज हैपेंड टू मी टुडे एंड आई एम एंग्री, ठीक है। सो फेशियल एक्सप्रेशन से, हैंड जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से जब आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कम अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसी के थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी वाइटल एंड यूजफुल, ठीक है। इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आते हैं, दैट इज वन इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड अनदर इज पैरा लैंग्वेज। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? दिस इज एन accumulation of physically observable hand gestures, body language, facial expressions, tone of one's voice, etc. आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी दो कैटेगरीज होते हैं, दैट इज फिजिकल एंड अनदर इज पैरा लैंग्वेज। फिजिकल में आप हैंड जेस्चर को ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकली आप देख रहे हैं, ठीक है, कि आप जैसे वहां अपने घर में बैठकर आप देख रहे हैं, मैं हैंड जेस्चर्स के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप मेरे टोन ऑफ वॉइस को सुन पा रहे हैं, दैट इज द फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? जैसे एक बेबी को हमने डांट दिया, ठीक है, ओ करके अगर हमने चिल्लाकर ओ बोल दिया तो वो उसको लगेगा कि हाँ वो गलत कर रहा है, तो एक वॉइस में चेंजेस लाकर, एक वॉइस में अप डाउन कर स्पीकिंग में चिल्लाकर बोलना, धीरे बोलना, इस सब से भी पता चलता है कि आपका क्या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड दैट कम्स अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है। आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बेसिकली दिस डायग्राम, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिकोडिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंडर, ठीक है। सेंडर एक मैसेज भेजते हैं, फिर उसको एनकोड करते हैं, एनकोड करके मैसेज क्रिएट होते हैं। मैसेज इस किससे थ्रू जाते हैं? चैनल के थ्रू जाते हैं, मीडिया के थ्रू जाते हैं, मीडियम होता है उसके थ्रू मैसेज जाते हैं टू द रिसीवर, एंड रिसीवर देन डिकोड दैट, ठीक है, एंड देन एट द एंड ही और शी गिव द फीडबैक टू द सेंडर। अब ये मैसेज चैनल एंड रिसीवर में भी नॉइज आ सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली दिस? लेट मी एक्सप्लेन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले सेंडर होते हैं। सेंडर कौन है? जो कम्युनिकेटर है, जो मैसेज को जनरेट कर रहे हैं या फिर कोई मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं टू द रिसीवर। He is the source and the one who starts the communication. Sender source है, start करता है जो communication को। Message is an idea, information, view, fact, feeling, etc. that is generated by the sender and is then intended to be communicated further. Message क्या है? एक idea है, एक information है, एक view है, एक fact है, एक feeling है, जो कि sender ने generate किया है और वो चाहती है कि वो receiver तक पहुंचे, ठीक है। एनकोडिंग मतलब क्या है? ये जो मैसेज, द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज एनकोडेड सिंबॉलिकली सच एज इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा बिफोर इट इज बीइंग कन्वर्टेड। एनकोडिंग मतलब आप एज अ सेंडर आप एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं थ्रू योर वर्ड्स, अल्फाबेट्स, जेस्चर्स, पिक्चर्स, इसके थ्रू आप जो सिंबॉलिकली एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एनकोडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक मीडिया के थ्रू आप अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। मीडिया क्या है? एक मैनर है इन विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। एक चैनल है थ्रू विच द मैसेज बाय द सेंडर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द रिसीवर। द मैसेज may be transmitted orally or in writing. The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, email, etc. The choice of medium is decided by the sender. आप किस मीडिया से भेजना चाहते हैं? इधर फैक्स से, पोस्ट से, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ईमेल से, जहां से भी आप भेजना चाहते हैं, दैट कम्स अंडर द मीडिया, दैट इज द चैनल थ्रू व्हिच द सेंडर वांट्स टू सेंड द मैसेज टू द रिसीवर। ओके,
डिकोडिंग, अब आपने जो मैसेज भेजा है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, जेस्चर, वो सेंडर डिकोड करेगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा, समझेगा, कन्वर्ट करेगा ब्रेन में, एंड आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर उसको रिसीव करेगा। रिसीवर कौन है? वो एक पर्सन है जो कि लास्ट आता है इस चेन में, to whom the message has been sent by the sender. Once the receiver receives the message and understands it in proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. जब एक रिसीवर मैसेज को रिसीव कर लेता है और साथ ही साथ उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड भी कर पाता है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, सेंडर का क्या पर्सपेक्टिव है थ्रू द मैसेज, उसको समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, देन ओनली द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कम्युनिकेट किया आपको थ्रू द वर्ड्स, ठीक है, मैंने ओरल कम्युनिकेशन किया, ठीक है, और मीडिया क्या है, दिस इंटरनेट, दिस ऑनलाइन क्लास के थ्रू मैंने आपको बताया, आपने डिकोड किया ब्रेन में कि मैम ने बोला है कि इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, एंड यू एक्ट लाइक दैट और आपने पढ़ना स्टार्ट किया, देन ओनली द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। तब जाके मैंने जो कम्युनिकेट किया उसका जो पर्पस है वो जाकर सक्सेसफुल होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपने मुझे फीडबैक दिया, ठीक है, आप रिसीवर हो, आपने मुझे फीडबैक दिया, यस मैम आई एम रीडिंग दिस चैप्टर एंड यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरे डाउट्स है, ठीक है, सो दैट इज द फीडबैक। Once the receiver confirms to the sender that he or he has received the message and understood it, the process of communication is complete, ठीक है। अब इसके बीच में नॉइज आता है। नॉइज क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है दैट इज कॉल्ड नॉइज। फॉर एग्जाम्पल, बैड टेलीफोनिक कनेक्शन, जैसे कि मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को और मैंने कहा कि आप मुझे इस मॉल में मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ मॉल में मिलेगा, लेकिन ड्यू टू टेलीफोन कनेक्शन नेटवर्क एरर के वजह से डीएलएफ की जगह वो जीआईपी सुनाई दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जीआईपी में जाके पहुंच गए, दैट इज अ नॉइज कि मेरा जो मैसेज था वो थ्रू ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन वो ढंग से नहीं पहुंचा, वो जो रिसीवर है वहां पर उस तक पहुंचा नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉइज, लाइक फॉल्टी एनकोडिंग, गलत आपने समझ लिया, या फिर फॉल्टी डिकोडिंग, मैंने गलत भेज दिया, या फिर आप इनअटेंटिव हो, आप सुन ही नहीं रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ क्लास में कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इनअटेंटिव हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप बस क्लास को ऑन करके कहीं और दूसरे काम में व्यस्त है, तो दैट इज इनअटेंटिव रिसीवर। ऐसा अगर होगा, या फिर पुअर अंडरस्टैंडिंग है, मैसेज को आप समझ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू आपका कोई प्री थिंकिंग है, या फिर इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स में यूज कर रही हो, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर द नॉइज। इज दैट क्लियर? Now let's come to the importance of communication. Importance क्या क्या है, थोड़ा फास्ट करेंगे, सिलेबस को जल्दी करना है, because we don't have enough time. आपके एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से है और क्लासेस शायद एट द फरवरी तक ही लास्ट क्लासेस होंगे आपके, सो वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, वीक में सिर्फ 2 days है, क्लासेस होती है 2 days ही, मेरे साथ आपकी मुलाकात होती है, तो इसलिए वी हैव टू डू द सिलेबस जल्दी जल्दी, ठीक है। So let's come to the importance of communication. Communication के क्या importance है? सबसे पहले अगर आप as a manager, as an effective leader, as an effective top manager और effective employee, अगर आप अपने work को, system को effective बनाना चाहते हैं, एक harmonious relation, एक cordial relation create करना चाहते हैं with the trade unions, consumers, government, then you have to communicate properly, तो ताकि आपका एक कंपनी इमेज बने। जैसे एडवर्टाइजिंग आप एक अच्छे से करें, दैट इज ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपका कंपनी इमेज, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज को क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Through communication, management issues orders and instructions and comes to know about reactions of subordinates. Communication के through ही एक management
अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाता है कि किसका क्या काम है, इंस्ट्रक्शन दे पाता है, ग्रीवेंसेस हैंडल कर पाता है, सबऑर्डिनेट्स के क्या रिएक्शन से ये पता कर पाता है. सो कम्युनिकेशन इज आल्सो वाइटल फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एंड देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन. अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, अच्छा टीम बिल्डिंग चाहिए अमंग द एम्प्लॉइज, तो इसके लिए आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. Another importance of communication is better delegation of authority. Delegation मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक आपके सबऑर्डिनेट को काम देना, ठीक है, डेलीगेट कर देना. So through communication, subordinates come to understand clearly the limits of their authority and responsibility. आप अगर ढंग से कम्युनिकेट करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो सबऑर्डिनेट्स को पता चलेगा, अदर एम्प्लॉयज को पता होगा कि उनकी क्या अथॉरिटी है, उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कितनी लिमिट है, उनको क्या काम करना है. सो दिस ऑल कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. The importance is altering individuals' attitudes. Communication also plays a crucial role in altering individuals' attitudes. That is, a well-informed individual will have a better attitude than a less informed individual. एक इंडिविजुअल जिसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होगा, उसके एटीट्यूड अच्छा होगा rather than a less informed individual. और एक इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन कैसे आएगा? थ्रू कम्युनिकेशन. ओके. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन सोशलाइजिंग. आप सोशलाइज कर पाएंगे दूसरे लोगों से, कैसे कर पाएंगे? बोलकर या रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर पाएंगे. मूक प्राणी तो सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑल्सो असर्ट्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. कैसे कंट्रोलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है? क्योंकि इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स बिहेवियर इन वेरियस वेज. There are various levels of hierarchy and certain principles and guidelines that employees must follow in an organization. They must comply with organizational policies, perform their job role efficiently, and communicate any work problem and grievances to their superiors. अगर कोई grievances है, कोई problem है, ये आप तभी बता सकते हैं जब आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे. कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने प्रॉब्लम्स, आपके गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स सब आप अपने सुपीरियर को बता पाएंगे. सो कम्युनिकेशन आल्सो असर्ट्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोटिवेशन. डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स, दैट इज सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन. सुपरविजन आपके सिलेबस में नहीं है. लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इज डन. नाउ वी विल डू द मोटिवेशन पार्ट. मोटिवेशन क्या है? ये एक वर्ड है which has been derived from the motive. ये जो चैप्टर है, बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दिस, ये मैं बताना चाहती हूँ, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. क्योंकि अभी आप सेमेस्टर 1 बीकॉम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं. अब आगे चलकर हर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप मोटिवेशन वर्ड से रूबरू होंगे. इवन आप नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, 3rd सेमेस्टर में प्रिंसिपल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसमें भी प्रिंसिपल एप्लीकेशंस मैनेजमेंट सब में मोटिवेशन चैप्टर आएगा. इवन मास्टर्स में मोटिवेशन चैप्टर आएगा. एंड इससे पक्का क्वेश्चन बनेंगे फॉर श्योर. आप लिख लीजिए, मोटिवेशन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है विच इज नाउअडेज वेरी वाइटल. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल. ठीक है, सो इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, इसमें अगर डाउट्स है तो ट्राई टू क्लैरिफाई नाउ, या फिर आप टीम्स एप्स के थ्रू आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस टॉपिक. दिस इज नोन एज मोटिवेशन. मोटिवेशन इज made of the word derived from the word motive. Motive क्या होता है? Motive एक inner state और energy, एक inner feeling होता है that energizes, activates and moves and that directs or channels behavior towards a goal. क्या कहा है बर्नार्ड विल्सन एंड गैरी ए स्टेनर ने कि एक मोटिव है. मोटिव क्या होता है? एक इनर स्टेट है, इनर फीलिंग है, एक इनर अंदर से आता है आपको. जो एक बोलते हैं ना कि मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, तो आपको अचानक से कैसे आया? दैट इज योर मोटिव, दैट इज योर इनर स्टेट, दैट इज योर इनर फीलिंग
दैट एनर्जाइज यू, जहां जिससे आपको एनर्जी मिलती है, एक इनर फीलिंग, एक इनर स्टेट जिससे आप एक्टिवेट हो पाते हैं, जिससे आपको एक डायरेक्शन दिखता है, आप अपने बिहेवियर को चैनल कर पाते हैं टुवर्ड्स द गोल। गोल क्या है? आपको क्लास में फर्स्ट आना है या फिर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी, और ये जो आपने गोल क्रिएट किया है, ये आपको एनर्जाइज किया है, एक्टिवेट्स किया है, दैट इज द मोटिव, दैट इज द इनर स्टेट और इनर फीलिंग। ओके, सो मोटिव क्या है? साइकोलॉजिकल फोर्स है, ठीक है। ये इनर फीलिंग है, इनर स्टेट है, एक साइकोलॉजिकल फोर्स है विद इन एन इंडिविजुअल, एक हर एक इंसान के अंदर होता है, that sets him in motion for the achievement of certain goals or satisfaction of certain needs. मोटिव एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोर्स है एक इंडिविजुअल के अंदर जो कि उसको एक मोशन में लाता है फॉर द अचीवमेंट, जो उसने गोल सेट किया है, जो उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उस चीज को उसको एनर्जाइज करने के लिए, एक्टिवेट्स करने के लिए एक मोटिव क्रिएट होता है विद इन एन इंडिविजुअल which is a psychological force. Is that clear? Okay. Motivation is something that moves a person into actions and continues him in the course of action enthusiastically. For example, आप को बीकॉम क्यों करना था, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रीजन होगा, कोई पर्टिकुलर गोल होगा, ठीक है। आपने 11th-12th में क्यों आपने कॉमर्स लिया, कोई आपका गोल है, कोई आपका नीड है कि हाँ अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो मैं जॉब नहीं ले पाऊंगा, तो बेसिक ग्रेजुएशन इज नीडेड, तो दैट इज योर गोल, दैट इज योर मोटिव, ठीक है। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स विद इन एन इंडिविजुअल, और हर एक इंसान का मोटिव, हर एक इंसान का मोटिवेशन डिफरेंट होता है एट डिफरेंट टाइम, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एट डिफरेंट सिचुएशन। ओके, मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जिससे एक पर्सन को काम करते रहने के लिए इंथुसियास्टिकली एनर्जाइज्ड करके एक्टिवेटेडली एक अपने गोल की तरफ डायरेक्शन देता है। व्हाट इज क्या देता है, कैसे देता है? थ्रू द मोटिव विच इज एन इनर स्टेट और द साइकोलॉजिकल फोर्स विद इन एन इंडिविजुअल। ओके, मोटिवेशन refers to the drive and effort to satisfy a want or a goal. मोटिवेशन क्या है? एक ड्राइव है, एक एफर्ट है टू सेटिस्फाई अ वांट और अ गोल। वांट क्या है कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मैं फॉर एग्जांपल IBM में काम करूं, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट, तो वो आपका चाहना हुआ, वो आपका वांट है, आपका गोल है, एंड फॉर दैट there is an inner state, that is an inner drive, that is a motive to satisfy या to achieve that want or goal, ठीक है। So satisfaction refers to the contentment a person experiences when a want is satisfied. जब एक want satisfy होता है, that is the satisfaction, मतलब एक खुशी मिलती है, एक जरिया है a person to experience want is satisfied. Thus, satisfaction is a result of motivation. Satisfaction और motivation दो अलग चीज है। Satisfaction क्या है? Motivation का result है। आपका inner state ने कहा, आपको direct किया towards achieving your goals, and when you have achieved, then that leads to the satisfaction. ठीक है? So satisfaction is a result of motivation. ये याद रखना, क्योंकि अगर offline exam हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, चांसेस आर ग्रेट चांसेस कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन हुआ तो क्वेश्चंस भी ट्विस्टेड होंगे, क्वेश्चन भी केस स्टडी रिलेटेड होंगे, या फिर आपको स्टेटमेंट दे जाएगा उसमें व्हाई नॉट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ से जैसे अगर मैं पेपर बना रही हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी कि सेटिस्फैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, डू यू एग्री और नॉट। तब आपको पता होना चाहिए कि कोड क्या है। आप अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है देन यू विल एबल टू आंसर दिस, नहीं तो आप पूरे बुक में ढूंढते रहोगे लेकिन कहीं पर नहीं मिलेगा। सो satisfaction is the result of motivation. आपका एक मोटिव जनरेट हुआ कि मुझे IBM में जॉब लेना है, then when you achieve that then you are satisfied. तो एक मोटिवेशन का रिजल्ट है satisfaction. Is that clear?
अब आते हैं आपके नीड थ्योरीज। नीड्स क्या होते हैं? नीड्स एक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसीज दैट प्रोवोक सम टाइप ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्स। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सफिशिएंसीज क्या होता है? साइकोलॉजिकल मतलब आपकी इनर फीलिंग, आप दिमाग से जो सोच रहे हैं, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ साइकोलॉजी। और फिजियोलॉजी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, स्लीप, ये सब फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, जब इन सब में इनसफिशिएंसी आता है, उससे आपका एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। उस बिहेवियरल रिस्पॉन्स को प्रोवोक करते हैं थ्रू द मोटिव्स टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, so need theories attempt to identify the internal factors that motivate an individual's behavior and are based on the premise that people are motivated by unfulfilled needs. जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर ऑलवेज अनफुलफिल्ड बाय देयर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल जो रिचेस्ट मैन है, उनकी भी सारी नीड्स फुलफिल नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर डिग्री मिल गया है, उसके बाद भी शायद आपको अगर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, देन your needs are not fulfilled. For example, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज आपको मिल रहा है, उस टाइम के लिए आप सेटिस्फाइड है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर आप अनसेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, आपके नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रहे। तो ह्यूमन बींग्स के जो नीड्स है वो कंटिन्यूअसली कभी भी फुलफिल नहीं होते हैं। हर एक इंसान का जो नीड है वो अनफुलफिल्ड होता है। सो दैट इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ द नीड्स थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, सो नीड थ्योरी क्या करती है? जो इंटरनल फोर्सेस है हर एक इंडिविजुअल में, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है ताकि उसको मोटिवेट कर सके, एंड आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइस। प्रेमाइस मतलब assumption that people are motivated by the unfulfilled needs. Needs are the psychological or physiological insufficiencies that provoke some type of behavioral response. कोई एक ये insufficiency है जिससे एक behavioral response provoke करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हंगर हो रहा है, दैट इज अ नीड। हंगर इज अ मोटिव। ठीक है, हंगर अंदर से इनर, मुझे भूख लग रही है, तो उससे मुझे नीड हो रहा है खाने का, दैट इज फूड। ठीक है, सो मोटिव क्या है? हंगर, एंड नीड क्या है? फूड। ठीक है, सो नीड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डेफिशिएंसी दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। नीड को क्या कह सकते हैं? कोई डेफिशिएंसी कि जैसे खाना नहीं है मेरे पास। ठीक है, सो दैट इज द नीड फॉर मी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। So it can be described as a deficiency that must be taken care of. The needs of a person can range from weak to strong. Weak needs भी हो सकती है, strong needs भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टाइम, इस पर। The fundamental truth about motivation process is that needs stimulate action or motives, and in turn actions and or drives lead to satisfaction or reaching of goals. मोटिवेशन प्रोसेस क्या है? वो नीड्स को स्टिमुलेट करता है इनटू एक्शंस। ठीक है, जो आपकी नीड है, जैसे खाना, मुझे मोटिव है, मेरा भूख लगा है। ठीक है, तो नीड क्या है? मेरा फूड। अब फूड को हासिल करने के लिए मैं मेहनत करूंगी, दैट इज माय मोटिवेशन। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है टू क्या मोटिवेशन? कि मुझे अपने हंगर को खत्म करना है बाय गेटिंग फूड। सो नीड स्टिमुलेट्स एक्शन, मुझे एक्शन करने के लिए धक्का मार रहा है कि मैं एक नौकरी ढूंढूं ताकि मेरे हंगर को मैं बुझा सकूं, ताकि मुझे खाना मिल सके 2 वक्त का। ठीक है, इन टर्न एक्शंस और ड्राइव्स लीड टू सैटिस्फैक्शन और रीचिंग ऑफ गोल्स। एक्शंस के थ्रू मैं गोल्स को अचीव कर सकती हूँ। ठीक है, इस चीज को और डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस चीज को आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपका यहाँ पर है नीड्स। ठीक है, नीड्स और मोटिव्स, जो कि अनसैटिस्फाइड नीड्स है। ठीक है, अब इस अनसैटिस्फाइड नीड्स को आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। अगर पॉसिबल है तो आप, अगर इसको दिख रहा है आपको, या फिर जो मैं बोल रही हूँ अगर आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन राइट इट डाउन इन योर नोट्स कॉपी। ठीक है, सो आपके क्या है? सबसे पहले आपकी नीड्स है, मोटिव्स है, दैट इज अनसैटिस्फाइड।
कि जिससे आपको टेंशन हो रहा है टू अचीव योर गोल्स। अब टू अचीव योर गोल्स यू कम अक्रॉस विद द बिहेवियर, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर है इससे आपका गोल अचीव होगा या फिर गोल विल नॉट अचीव, ठीक है। अगर आपका गोल अचीव हो गया, ठीक है, अगर आपका गोल अचीव हो गया है देन आपका टेंशन रिड्यूस हो जाएगा एंड देन यू विल गो टू द अनदर नीड। आपका जो दूसरा नीड होगा उसकी तरफ आप सोचेंगे एंड देन आप उस दूसरे नीड के लिए आपको गोल क्रिएट करेंगे एंड फॉर दैट यू गेट अ टेंशन। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन। और अगर आपका ये जो पर्टिकुलर नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, आपका गोल अचीव नहीं हो पाता है, तो इससे आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेशन कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जैसे अगर कंस्ट्रक्टिव मतलब मैं अपने आप को और ज्यादा मोटिवेट करूंगी, मैं और बेटर वर्क करूंगी एंड दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव मतलब कोई सुसाइडल टेंडेंसी आ गया या फिर मैंने अपना जॉब ही सोच लिया मैं हमेशा जिंदगी भर अनएम्प्लॉयड रहूंगी। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर जनरेटेड व्हेन गोल्स आर नॉट अचीव्ड, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल मॉडल ऑफ मोटिवेशन। ये सब समझाने के लिए है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट आपके सिलेबस में मैस्लोस हायरार्की नीड है, टू फैक्टर थ्योरी है। इन सबको समझने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स थ्योरी समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस? needs, unsatisfied needs है, then that creates your tension to achieve your certain goals, and to achieve that goals you have come across with certain behavior within an individual, and that goals can be achieved and goals not to be achieved. अगर achieve होता है तो reduction of tension होता है and that will lead to the another need completion। और अगर goals achieve नहीं होता है then आपका फ्रस्ट्रेशन होता है एंड दैट कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नीड थ्योरी। लेट्स कम टू द मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। मैस्लो कौन है? एक पॉपुलर थ्योरिस्ट है जिन्होंने एक हायरार्की नीड्स थ्योरी दिया है। It is a conceptual framework for understanding human motivation which has been widely acclaimed. ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया है, which is called as Maslow's hierarchy of needs theory, ठीक है। Maslow proposed that motivation is the result of person's attempt at fulfilling 5 basic needs. मैस्लो ने क्या कहा है कि एक पर्सन को मोटिवेशन लेने के लिए एक पर्सन मोटिवेट तभी होता है जब वो अपने 5 बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है इन द ऑर्डर ऑफ लोअर टू हायर। सबसे पहले अपना वो फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करता है, देन सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये पांचों नीड सेटिस्फाई होते हैं देन, और वो भी हायरार्कीज के साथ, ठीक है। सबसे पहले physiological, then safety, then social, then esteem, and then self-actualization, and that is to be arranged in a particular order from lower to the higher. According to Maslow, these needs can create internal pressures that can influence a person's behavior. ये जो needs है इसके वजह से एक individual का जो एक इंडिविजुअल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, एंड दैट इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स बिहेवियर, ओके। बेसिकली इसको कहते हैं मैस्लोस नीड्स हायरार्की थ्योरी, ठीक है। इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं, दैट इज फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। देन आता है सेफ्टी नीड्स, दैट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। देन बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, दैट इज एस्टीम नीड्स, इसको कहा जाता बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। एंड देन इज एस्टीम नीड्स कि आपका प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, and then self-actualization, that is achieving one's full potential including creative activities, okay. So for this, need levels have definite sequence of domination. एक नीड हायरार्की को आपको समझने के लिए कुछ बेसिक assumptions है, बेसिक क्राइटेरियाज है which you have to understand. इस नीड हायरार्की में सबसे पहले नीचे वाला बेसिक नीड्स कंप्लीट होने के बाद ही एक इंडिविजुअल नेक्स्ट नीड पर जाता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वो अपनी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स को अचीव करने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, एंड व्हेन इट इज अचीव्ड
तब जाके वो दूसरे नीड पर जाता है। फिर जब सेफ्टी नीड्स उसका सेटिस्फाई हो जाता है, देन ओनली ही मूव्स टू द बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। एंड जब ये तीनों नीड्स हो जाते हैं, देन एस्टीम नीड्स। एंड जब ये चारों नीड्स फुलफिल हो जाते हैं, देन ही मूव्स टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग, दैट इज इट हैज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ डोमिनेशन। इसको हम कहेंगे डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ डोमिनेशन। उसके बाद है another assumption is that humans are never fully satisfied, that is if one need is satisfied the another need arises। यही assumptions पे चलता है ये motivation need, कि अगर human beings का कोई एक particular need satisfy हो जाता है, then he moves to the another needs। ठीक है, मतलब अगर physiological needs हो जाते हैं satisfy, then he or she will be the moves to his or her safety needs। Once a need is satisfied, it brings an end to be a motivating factor, because an individual will take action only to satisfy unmet needs। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स आपका फुलफिल हो जाएगा, जैसे ही आपको 10-15,000 रुपीज आपकी सैलरी मिल रहा है, आपके फूड, वाटर, वार्मथ, शेल्टर, रेस्ट ये सब आपको मिल रहा है, देन आपके लिए ये कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहेगा। अब आपके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी ही आपकी नेक्स्ट मोटिवेटिंग नीड्स बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर अभी हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन यही एयर खराब हो जाएगा, यही दूषित हो जाएगा, एंड देन व्हेन वी हैव टू बाय ऑक्सीजन सिलेंडर टू टेक द ब्रेथ, सांस लेने के लिए जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉस्ट इंकर्ड करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम अ नीड। ठीक है, सो जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहता है। ठीक है, सो दैट इज दीज आर द बेसिक assumptions of this Maslow's hierarchy needs theory। ठीक है, सो इन नीड्स में क्या क्या आता है, लेट्स डू दैट क्विकली। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है, जो कि मैंने कहा, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या क्या आता है, those needs that provide a person with a sense of security and well-being। एक security provide करती है, well-being provide करती है, that comes under the safety and security needs। After satisfying physiological needs, people want assurance of maintaining a given economic life। जब उनको बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, एयर, अदर नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज जब मिल जाते हैं, तो उनको एक सेफ्टी नीड की जरूरत पड़ती है कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी क्या है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, उनकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है कि नहीं उनके पास, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनके घर को कौन देखेगा, उनके परिवार लोगों को कौन देखेगा, ओल्ड एज में क्या पेंशन स्कीम्स है, these comes under the safety needs। For that, every individual makes different attempts to satisfy his or her safety needs after the psychological needs are fulfilled। Is that clear? Next is social needs। Social needs क्या है, love and belonging। मतलब आपको आपके पास belongingness, आपको कोई अपना समझता है, आपको सब accept कर रहे हैं, that comes under social needs। Social needs are important to humans so that they do not feel alone, isolated and depressed। Friendships, family and intimacies all work to fulfill social needs। They are interested in recognition, belongingness, sociability, grievances handling, etc। For example, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको एक प्रॉपर पे पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें आपका रोटी, कपड़ा, मकान का नीड्स तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपको पेंशन भी मिलेगा एट द एज ऑफ 60 इयर्स, साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। सो your physiological and safety needs are fulfilled, but your social needs are not fulfilled। क्यों? आपकी grievances को हैंडल नहीं किया जा रहा है, जैसे कि या फिर जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है और सबकी सैलरी कम हो जा रही है, तो इस ग्रीवेंसेस को कोई हैंडल नहीं कर रहा है। या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन आपको मना कर दिया कि आप उस पार्टी में नहीं आ सकते हैं, तो दैट इज कम्स अंडर द सोशल नीड्स। तो ऐसे जॉब को आप नहीं करना चाहेंगे जहां पर आपका सोशल नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स।
Esteem and status needs, these needs embed self-confidence, independence, achievement, competence, knowledge, and success. They are also known as egoistic needs. They are concerned with prestige and status of the individual. अब जब आपके physiological, social और esteem need, social and safety needs ये आपके जब फुलफिल हो गए, then you want recognition, then you want competent, you want आप independent हो, आपने जो अचीव किया है वो सबको पता चले, आप में एक प्रेस्टीज, एक स्टेटस सिंबल आना चाहिए, तो दैट इज द एस्टीम एंड स्टेटस नीड. दैट इज you want to in the top hierarchy, you want to be in the top management, you want that मेरा कोई recognition हो, मैं कुछ achieve करूँ, that comes under the esteem and status needs. Next and the last in the hierarchy of Maslow's is self-fulfillment needs. The final step under the need priority model is the need for self-fulfillment or the need to fulfill what a person considers to be his mission in life. अब एक इंसान का अल्टीमेट मिशन क्या है लाइफ में, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, वो एक प्रायोरिटी मॉडल में आता है. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रियलाइजिंग वंस पोटेंशियलिटीज फॉर कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट एंड फॉर बीइंग क्रिएटिव इन द ब्रॉडेस्ट सेंस. एक इंसान अपने आप को कितना डेवलप कर सकता है, कितना क्रिएटिव है इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, दैट कम्स अंडर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स. मतलब वो हाईएस्ट पीक में जाना चाहता है अपने नीड हायरार्की थ्योरी में. He wants to do something which is challenging, and since this challenge gives him enough initiative to work, it is the beneficial for him or her in particular and to society in general. वो चाहते हैं कि जिनके ये चारों नीड्स फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद वो पर्टिकुलर इंसान चाहते हैं कि वो कुछ एक चैलेंजिंग वर्क करे. ठीक है, जिससे ना सिर्फ उनको उनके सेटिस्फैक्शन हो, उनको सेटिस्फैक्शन मिले, साथ ही साथ सोसाइटी इन जनरल भी उनका वाहवाही कहे, उनको उनकी अचीवमेंट को समझे, उनके चैलेंजेस, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस निभाए किए हैं इन द लाइफ, वो उसको समझ सके. ठीक है, द सेंस ऑफ अचीवमेंट गिव्स हिम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज द टॉप लेवल इन द मैस्लोस हायरार्की थ्योरी. ठीक है, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हिच इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स अचीविंग वंस full potential including creative activities. Okay, so these are for this is the now let's take the doubts if you have any. Okay, so let's take it. कॉलेज कब से ओपन होंगे, क्या नहीं होंगे, अभी तक कोई नोटिफिकेशन एसओएल की तरफ से नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा आपके पोर्टल में आ जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ ओके, ब्लूप्रिंट एंड लेंथ ऑफ द आंसर्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. अभी आपके सिलेबस पहले कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. थैंक यू फॉर दी. Integrative means how you are, what's your vision, what's your self belongingness, self values, आपके क्या बेसिकली वैल्यूज है, आपके एथिक्स है, जिससे आप सोसाइटी को सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, दैट कम्स अंडर द इंटीग्रेटिव एंड एथिक्स. ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, आप रिटन टेक्स्ट लिखकर बता रहे हैं या फिर आप जेस्चर्स के थ्रू बता रहे हैं, दैट कम्स अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मतलब क्या होता है? स्पोकन. ठीक है, नॉन वर्बल जो स्पोकन ना हो. ठीक है, यही इतना इजी है. Yes, TN Chhabra is very good for the business organization and management, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उतना पढ़िएगा. ऑनलाइन एग्जाम तो मुझे पता नहीं है क्या होगा, अभी जो आएगा सब आपके पोर्टल में नोटिस आ ही जाएगा. कौन से नहीं है सिलेबस में ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो जो सिलेबस में है वो मैं क्लास के स्टार्टिंग में बता देती हूँ, और सिलेबस भी मैंने सर्कुलेट कर दिया है. तो हायरार्की मीन्स
स्ट्रक्चर कि कौन किसको अथॉरिटी है, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हायरार्की इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, डेलीगेशन रिलेशनशिप्स, जो कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो शिवानी गो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, वहां पर आपको हायरार्की बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर ट्रेडिशनल मॉडर्न हायरार्की स्ट्रक्चर भी समझाया है, ठीक है। सो और कोई डाउट्स है नहीं, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, in the next class we will complete the motivation and the controlling aspects. और अगर कोई other doubts है, then you can message me on the Teams app. ठीक है, that's all for today. Thank you and have a nice day.